नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सभी लोग प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का गठन कैसे होता है, उसके अध्यक्ष कौन है और ये इस नीति की घोषणा कब की गई और किसके द्वारा की गई। तो मोटे तौर पे हम लोग इसको देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, लेकिन इसके पीछे जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि 34 साल पहले 1986 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति अथवा नई शिक्षा नीति आई थी उस समय। तो 1986 में जो नीति आई थी 34 वर्ष पहले, उस नीति को जो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम देख रहे हैं उसको प्रतिस्थापित करेगी ये 2020 की शिक्षा नीति। ठीक है। और जो इसका निर्माण हुआ था, निर्माण के लिए जो कमेटी बनी थी वो इसरो के प्रमुख थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ठीक। इनकी अध्यक्षता में जून 2017 में, कब? जून 2017 में ये इसरो के पूर्व प्रमुख थे। इनके अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। और उस समय जब ये मसौदा प्रस्तुत हुआ था तो पूरे देश से जितने भी लोग थे, जो प्रबुद्ध वर्ग था, जो भी सामान्य जन थे, सबसे मतलब उनकी राय ली गई थी। ठीक है। और देखा जाए अगर टेक्निकली तो ये तीसरी शिक्षा नीति है। जो 2020 वाली शिक्षा नीति है ये क्या है? तीसरी शिक्षा नीति है। क्या है? तीसरी शिक्षा नीति। अर्थात इससे पहले 2 शिक्षा नीति आ चुकी थी, एक तो 1986 में और एक उससे भी पहले 1968 में। ठीक। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और जब इसका मसौदा प्रस्तुत किया गया उसके बाद 29 जुलाई, कब? 29 जुलाई 2020 में MHRD मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है। उन्होंने इस नीति की घोषणा की। कब की? 29 जुलाई 2020 में। ये क्या थे? MHRD मंत्री। MHRD मतलब मानव संसाधन विकास मंत्री। ठीक। लेकिन इसी शिक्षा नीति में जो MHRD जो मंत्रालय है, अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक। और इनके मंत्री को अब क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री। तो इस समय के जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, आप सभी लोग उनका नाम जानने का प्रयास कीजिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय का।
कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, तो परिचय में क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक, तो जब हम परिचय की बात करते हैं तो इसमें तो सबसे पहले ये बताया गया है कि शिक्षा के बारे में ही चर्चा किया गया है। ये कहा गया है कि जो शिक्षा है, जो शिक्षा है, शिक्षा वह पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। ठीक, क्या बोला गया है? ये जो राष्ट्रीय शिक्षा, जितनी भी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो हिंदी संस्करण है उस पर ही आधारित है। ठीक है, तो शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। सही बात है। और इसी में ये भी चर्चा किया गया है कि चूँकि हम सभी लोग हमेशा बात करते हैं कि शिक्षा कैसी हो, गुणवत्तापूर्ण हो। कैसी हो? गुणवत्तापूर्ण हो। ठीक है, तो इसमें ये बात कही गई है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच बने। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, मतलब सभी लोगों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच हो या सभी लोगों के दायरे में हो। ठीक है, अगर सभी लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो उससे क्या होगा? तो ये होगा कि जो देश की जो समृद्ध प्रतिभा है, जो भी प्रतिभा है, ठीक ना, जो शायद इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाती होंगी, तो अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच हर जगह है तो जो भी समृद्ध प्रतिभा है और जो संसाधन है उनका क्या होगा? सर्वोत्तम विकास और संवर्धन होगा, जिससे हम क्या करेंगे? व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई जिससे किया जा सकता है। ठीक है, इसके आगे अभी हम परिचय की बात कर रहे हैं। परिचय में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, और इसमें एक चीज़ ये बताया गया है कि भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है इसके अंतर्गत। ठीक, अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो हमारा ज्ञान है, तो ये कहा गया है कि जो ज्ञान का जो स्तर है, ज्ञान का जो परिदृश्य है, ठीक है, जो ज्ञान है, इसमें क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। ठीक, जो ज्ञान का परिदृश्य है उसमें बदलाव हो रहा है। अब किस रूप में? अब जैसे ये आप सोचने का प्रयास कीजिए कि 2 साल, 4 साल, 10 साल, मतलब जितना पीछे आप जा सकते हैं या जब से चीज़ों को आप सोच सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि उस समय का जो आपके आसपास का जो एक भौतिक वातावरण था या प्राकृतिक वातावरण था, वो किस तरीके का था, और समय के साथ ये सारी चीज़ें कितनी तेज़ी से बदली हैं। जैसे 10 साल पहले की स्थिति क्या थी और 10 साल बाद की स्थिति क्या है, और ये आप जब देखेंगे तो सोचेंगे कि विचार करेंगे इस बात पे कि कितना तेज़ी से जो हमारे ज्ञान
हमारे ज्ञान का जो दायरा है कितना तेज़ी से उसमें बदलाव हुआ है, क्योंकि पूरा विश्व बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ठीक है, और इसमें जो बदलाव है वो हम महसूस कर सकते हैं। अब बदलाव जैसे हर तरीके से, अब जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे जब मैं 8वीं क्लास में था तो शायद पहली बार जो PNT घर का जो टेलीफोन होता है उससे मैंने पहली बार PCO से बात किया था। ठीक, लेकिन आज की डेट में मेरे हाथ में मोबाइल है, तो चीज़ें कितनी उस समय सबके हाथ में मोबाइल नहीं था। शायद ही बहुत कम लोग टेलीफोन से भी बात करते होंगे, लेकिन आज का अगर हम देखें स्थिति तो लगभग सभी के हाथ में मोबाइल है। और एक छोटा सा और मैं घटना बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कुछ समय पहले जब मूवी वगैरह आती थी चैनल पे, जो नेशनल DD नेशनल चलता था, उस समय इतने ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, तो रात के टाइम में जब उस पे आते थे फिल्में आती थी तो कभी लाइट नहीं रहता था, कभी ये होता था कि नहीं अभिभावकों द्वारा पाबंदी लगा दी जाती थी कि नहीं देखना है। तो उस समय दिमाग में ये आता था कि यार हम अपने ही कमरे में लेटे हैं और क्यों ना कुछ ऐसा कुछ होता मेरे पास, एक छोटा सा कुछ ऐसा संसाधन कि अपनी हथेली पे ही रख के हम पूरी मूवी देख लेते और किसी को पता भी ना चलता। लेकिन उस समय ये चीज़ें मुझे कल्पना लगती थी, मैं सोचता था, लेकिन आज की डेट में वो चीज़ें हैं, आपके हाथ में मोबाइल है। ठीक, तो मेरे कहने फिल्म से या उस प्रकरण को बताने का मतलब यही है कि जो समाज है, जो ज्ञान है, ठीक है, उसका दायरा जो है वो कितनी तेज़ी से उसमें इस समय परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो प्राकृतिक हमारा वातावरण ही क्यों न हो। अब जैसे जब हम प्राकृतिक वातावरण की बात करते हैं तो जैसे उसमें जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, हम देख ही रहे हैं किस तरीके से चीज़ें बदली हुई हैं, या जो प्रदूषण की स्थिति है तो उसमें कितना तेज़ी से बदलाव है। ठीक, और इसी क्रम में हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो सीमित हैं तो वो भी धीरे धीरे घट रहे हैं, उसमें भी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। तो कहने का मतलब जो हमारे ज्ञान का परिदृश्य है उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रम में मैं आगे बताऊंगा कि जो हमारा ज्ञान है, ठीक है, इसमें जो विज्ञान और तकनीकी, क्या वैज्ञानिक, क्योंकि जो चीज़ें हो रही है विज्ञान और तकनीकी के हिसाब से ही तो चल रही हैं। तो जो भी जितने भी वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हैं उनके चलते अब क्या हो रहा है, जैसे हमारे पास क्या है, बिग डाटा की हम बात करते हैं इस समय। ठीक, हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। इन सारे क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से बदलाव हुए हैं। तो जब इन क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से बदलाव होगा तो क्या होगा कि जो काम है, जो कार्य है, वो मनुष्यों का स्थान धीरे धीरे कौन लेगा, मशीन। लेकिन उन्हीं मनुष्यों का स्थान मशीन लेगी जो अकुशल हैं, जिनको हम अकुशल कामगार कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इन सब चीज़ों में तेज़ी से परिवर्तन आने से जो सारे कार्य हैं वो मशीन करेंगी। लेकिन इसी के साथ मशीनों के संचालन के लिए या जो जिन जिन क्षेत्रों में बिग डाटा है, मशीन लर्निंग है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, तो इनको भी संचालित करने के लिए कहीं न कहीं हम कुशल कामगार भी तो होना चाहिए, कुशल श्रमिक भी तो होना चाहिए कि जो इनका संचालन कर सके। ठीक है, एक तरफ तो हम तकनीकी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं,
तो ये जो शिक्षा नीति है, ये जो परिचय में बताया गया है, ये यही कह रहा है कि जिस हिसाब से विज्ञान और तकनीकी आगे बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से जो काम करने वाले लोग हैं, हम श्रमिक मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी काम करने वाले लोग हैं, तो इन्हीं तकनीकों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुशल कामगार की मांग भी बढ़ेगी अगर विज्ञान और तकनीकी का विकास अगर हो रहा है तो। ठीक है, अब इसी के क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि जैसे जलवायु परिवर्तन होता है या फिर प्रदूषण बढ़ता है या फिर प्राकृतिक संसाधन अगर हमारे घट रहे हैं। ठीक है, तो इन सब की वजह से जो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता या मूलभूत आधार होता है, तो वो क्या होता है, जैसे हमें ऊर्जा चाहिए, ठीक, हमें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, स्वच्छता, ये सब सारी चीज़ें की हमें आवश्यकता है। ठीक, चूँकि बदलाव हर क्षेत्र में हो रहे हैं, जलवायु बदल रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं, लेकिन हमारी जो ये आवश्यकता है भोजन, पानी, स्वच्छता, सुरक्षा, ऊर्जा की, ये तो हमें चाहिए ना। इसको हम कहीं से ये नहीं कह सकते कि नहीं हम बिना ऊर्जा के रह सकते हैं, बिना भोजन के, बिना पानी के हमारा जीवन चल सकता है, ये असंभव है। तो नई शिक्षा नीति इस बारे में भी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस बारे में भी बात करती है कि ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं, ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं, इनको पूरा करने के लिए हमें नए रास्ते खोजने होंगे। ठीक, अब नए रास्ते हम जब अगर खोजेंगे तो इसमें हम जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान, समाज विज्ञान के जो क्षेत्र हैं उसमें हम जो नए जो कुशल कामगार हैं तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जो कुशल कामगार होंगे उनकी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति इस बात पे भी बल दे रही है। और फिर हम इसमें आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें इस बात की चर्चा की गई है कि शिक्षा में जो विषय वस्तु होता है, कंटेंट, उसको बढ़ाने की जगह जोर इस बात पे होनी चाहिए कि हर एक बच्चा समस्या समाधान, तार्किकता और रचनात्मक रूप से सीख सके। ठीक, और साथ ही यह जो शिक्षा नीति है यह बात करती है कि जो हमारा सनातन भारतीय ज्ञान विज्ञान है, सनातन भारतीय ज्ञान, ठीक, सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की जो समृद्ध परंपरा है उसके आलोक में यह नीति तैयार की गई है। जैसे कि जो प्राचीन भारत में अगर देखेंगे हम, भाई आज अगर हम देखें तो जैसा कि लोग मान बैठते हैं कि शिक्षा क्या लक्ष्य है, जैसे जीवन यापन का एक तरीका। ठीक, लेकिन जो प्राचीन भारत में हम रूप देखते हैं कि वहाँ पे वो जीवन यापन का तरीका नहीं था, वहाँ पे जो शिक्षा का लक्ष्य था वो पूर्ण आत्मज्ञान अथवा मुक्ति के रूप में उसको देखते थे। और उस समय बहुत सारे जो शिक्षा संस्थाएं थी, जैसे तक्षशिला था, ठीक, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा कहीं न कहीं, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और ये सब सारी यूनिवर्सिटीज़ थी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे विद्वान पढ़ के निकले हैं। जैसे उनके नाम हैं चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य। और उस समय की महिलाएं भी बहुत ही विदुषी होती थीं। जैसे उसमें नाम आता है मैत्रेयी, गार्गी जैसे अनेकों लोग, अनेकों विद्वान मतलब इस संस्था से कहीं न कहीं जुड़े हुए थे।
ठीक है। और इसी नीति में एक चीज़ और बात की जाती है कि शिक्षक के बारे में, कि जो शिक्षक होता है उसको भी जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो बुनियादी बदलाव होंगे उसके केंद्र बिंदु में शिक्षक को भी रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही किसी बच्चे को बुनियादी तौर पे एक उसके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करता है और एक सशक्त नागरिक के रूप में तैयार करने के लिए सही मार्गदर्शन देता है। ठीक है। और इसी के साथ इस नीति में जितने भी वंचित वर्ग हैं, ठीक, और चाहे जो भी समाज में अल्प प्रतिनिधित्व वाले जो समूह हैं या फिर जो हाशिए पे रह गए जो समुदाय हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही समाज में हम समानता की बात कर सकते हैं, समावेशन की बात कर सकते हैं और सामाजिक आर्थिक रूप से जिससे गतिशीलता आ सकती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, परिचय के बारे में। आप लोग भी खुद से पढ़ सकते हैं एक बार चीज़ों को। और अब हम आगे देखेंगे जो पिछली नीति थी, जो पिछली नीतियाँ थीं उनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पिछली नीतियाँ कब थी? एक थी 1986 और इसी का जो परिवर्तित रूप आया, संशोधित हुआ ये 1992 में। ठीक, एक ये थी और एक नीति थी 1968 में। ठीक, इस समय 1968 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक, और यहाँ पे 86 वाले में राजीव गांधी जी थे, इनके काल में ये आई थी नीति। तो जो भी पिछली नीतियाँ थी हमारी, तो उसमें जो मुख्य जोर था वो क्या था कि शिक्षा तक सभी की पहुंच बने, मतलब सभी की पहुंच में हो शिक्षा। ठीक है, और 1968 या फिर 1986 या फिर जो संशोधित नीति 1992 में थी, इसमें जो भी अधूरे काम रह गए, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि जो ज्ञान का परिदृश्य है बहुत तेज़ी से बदल रहा है, समाज बदल रहा है, हमारी आवश्यकताएं बदल रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जो नियम, हमने जो नीति एक बार बना दी वो सर्वकालिक है, ये असंभव बात है। जो भी नीतियाँ होंगी, जो भी नियम होंगे, वो समय काल और परिस्थिति के अनुसार हमेशा बदलती रहती हैं। तो 1986 या जो भी संशोधित प्लान ऑफ एक्शन 1992 का था, उसमें जो कुछ भी काम अधूरा रह गया था, जो भी नीति बनी थी वो अगर पूरी तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाई या जो भी चीज़ें छूट गई थी, तो अब हमने क्या किया कि जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस अधूरे काम को पूरा करने का भरसक प्रयास किया गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें देखते हैं कि ये परिचय के अंतर्गत ही है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। तो मूलभूत सिद्धांतों में एक तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझना का प्रयास करते हैं कि जो भी हमारी शैक्षिक प्रणाली है, ठीक है, क्या है? शैक्षिक प्रणाली। तो जो शैक्षिक प्रणाली है तो उसका उद्देश्य क्या है? एक मोटा मोटी हम उद्देश्य की बात करें कि एक शैक्षिक प्रणाली, उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में हम ये कह सकते हैं कि अच्छे इंसानों का विकास करना ही जो शैक्षिक प्रणाली है उसका उद्देश्य है। क्या? अच्छे इंसान।
अंततः हमें यही तो करना है कि मानव को मानव ही रहने देना है, ठीक है, जिसके अंदर मनुष्यता है। तो जो शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य क्या है? अच्छे इंसान का विकास करना। ठीक। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि आखिर अच्छा इंसान कौन है? मतलब अर्थात कि अच्छा इंसान कौन है, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हों जिससे हम ये निर्धारित कर पाएँ कि वो अच्छा है कि नहीं। ठीक। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, तर्क संगत विचार व कार्य करे। अगर ऐसा कोई कर रहा है जिसके विचार तर्क संगत हैं, जो वो कार्य कर रहा है वो तर्क संगत है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ये अच्छा इंसान है। ठीक। इसके बाद और क्या होना चाहिए जिसमें हम ये मान ले करुणा हो, और क्या हो, सहानुभूति। सहानुभूति हो, जिसके अंदर साहस हो। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वही हो, मतलब इससे ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं सकारात्मक रूप से। ठीक। साहस हो, लचीलापन हो, रचनात्मक कल्पना शक्ति हो, नैतिक मूल्य हो। तो ये सब सारी चीज़ें अगर हैं तो हम कह सकते हैं नहीं, अमुक व्यक्ति अच्छा इंसान है। ठीक। अगर हम संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में इसी बात को देखें तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। मतलब संवैधानिक अगर नज़रिए से हम देखें तो अच्छा इंसान कौन है? अच्छा इंसान वह है जो अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान दे, वो अच्छा इंसान है। ठीक। अब बात आती है मूल सिद्धांत की। तो इसमें जो पहला बिंदु है, हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, तो और आप लोगों ने भी बाल मनोविज्ञान शिशु शिक्षा के अंतर्गत ये पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा कि हर बच्चा विशिष्ट होता है, उसकी अपनी अलग क्षमता होती है, उसकी अपनी पहचान होती है, उसकी अपनी रुचि होती है, अलग प्रकार की जिज्ञासा होता है। ठीक है। तो हर एक बच्चा विशिष्ट होता है, अनूठा होता है। तो पहले पॉइंट में यही बात की गई है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। तो प्रयास करना तो ठीक है, लेकिन ये प्रयास आखिर करेगा कौन? तो इसमें बात की गई है शिक्षक, जो शिक्षक होंगे, ठीक है, शिक्षक और अभिभावक या इनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं। ठीक। तो ये कहा गया है कि शिक्षक और अभिभावकों को इन क्षमताओं, जो बच्चों की ये जो विशिष्ट क्षमताएं हैं, इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना। ये कौन कहता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि शिक्षक और अभिभावक को संवेदनशील बनाना। संवेदनशील का अर्थ आप लोग जान रहे होंगे, नहीं अगर पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक। इसमें हम फिर अगला पॉइंट देखते हैं
दिया हुआ है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही आवश्यक है कि हर एक बच्चा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान उसको जाने समझे। ठीक, तो जो बच्चों की बुनियादी साक्षरता है और संख्या ज्ञान, इसको सर्वाधिक प्राथमिकता देना है। और सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशल को हासिल कर सकें। इनको प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। और कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं इनको मतलब सीखें, जानें और समझें। ठीक है, ये बात की गई है। आगे इसमें लचीलापन की बात की गई है। लचीलापन तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारा खुद का व्यक्तित्व हो, चाहे वो कोई सिद्धांत हो, चाहे कोई पाठ्यक्रम हो। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम चीज़ों को अपनी आवश्यकता और समय के अनुसार और जो वर्तमान में चल रहा है उसके अनुरूप हम सभी मिलकर बदलने का प्रयास करते हैं, परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, जिससे जो आवश्यकता है उसकी मांग को पूरी किया जा सके। ठीक है, तो लचीलापन तो बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और इसमें चूँकि शिक्षार्थियों के नज़रिए से हम बात कर रहे हैं, तो ये हम देखें कि जो शिक्षार्थियों में सीखने के जो तौर तरीके हैं और जो कार्यक्रम को चुनने की क्षमता हो, वो इस तरह से अपनी क्षमता और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता मतलब खुद चुन सकें। मतलब जो भी सिखाने के जो तौर तरीके हैं, जो विधियां हैं, जो पाठ्यक्रम है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो बच्चे अपनी रुचि क्षमता के अनुसार खुद ही उसमें चुन सकें और जो भी उनके आगामी जीवन में उन्हें जो कुछ करना हो वो उस रास्ते पे आगे बढ़ें। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे है कि कोई स्पष्ट अलगाव ना हो। कोई स्पष्ट अलगाव ना हो, तो किन बातों में अलगाव? तो यहाँ पे कोई स्पष्ट अलगाव ना हो मतलब, अब जैसे विषय की बात अगर हम करें तो जैसे कला और विज्ञान, ठीक, कला और विज्ञान की हम बात करें, चाहे हम पाठ्यक्रम की बात करें या पाठ्येतर क्रियाएं जो हम करते हैं या कराते हैं, या फिर हम व्यावसायिक या जो शैक्षणिक जो धारा है इसके बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे शायद आप लोग पढ़ ले रहे होंगे, चूँकि मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, लिखने में थोड़ी समस्या है स्क्रीन पे। तो कोई स्पष्ट अलगाव ना हो, अर्थात ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कला और विज्ञान हो, चाहे विद्यालय के अंदर जो क्रियाएं कराई जाती हों, चाहे विद्यालय के बाहर कराई जाती हों, जो हमारे पाठ्यक्रम का अंग हैं, जो पाठ्यक्रम से पाठ्येतर जो क्रियाएं होती हैं, चाहे वो व्यावसायिक स्ट्रीम हो या शैक्षणिक स्ट्रीम हो, कोई भी मतलब किसी में स्पष्ट अलगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, जुड़ी हुई हैं। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे जैसे 10वीं के बाद 11वीं में मानविकी के विषय चुनते थे, और जो साथ में विज्ञान
वर्ग के विषय चुनते थे तो उनमें थोड़ा सा एक अंतर माना जाता था कि नहीं, जो साइंस साइड के हैं ये थोड़ा अच्छे हैं, जो आर्ट साइंस के हैं ये थोड़ा सा अच्छे नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये तो बहुत ही निचले स्तर का एग्जाम्पल है, लेकिन एक बताने के लिए बस मैंने बताया है कि जो कला और विज्ञान ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो कला उसके साथ जुड़ा हुआ है, और जब कला की बात करते हैं तब उसमें विज्ञान जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो